हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले अपने डीएसटीएल के यूनिट नंबर 3 को। ऑलरेडी हम यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 से जितने भी पिछले 4 साल के पीवाईक्यूज आए थे हम उनको सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 को कंप्लीट देखेंगे, जिसके अंदर हम क्या देखेंगे, पिछले 4 साल के पीवाईक्यू सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि ये यूनिट काफ़ी अच्छे से आपकी हो सके और आपको पता चल सके कि इस यूनिट से किस टाइप के पीवाईक्यूज हमारे एकेटीव में पूछे जा रहे हैं। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा थ्योरी पार्ट बताऊंगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे रूल्स है जैसे इन्फरेंस रूल है, तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो आपको नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा थ्योरी ऑफ इन्फरेंस, कि हमें पता होना चाहिए कि थ्योरी ऑफ इन्फरेंस होता क्या है। बेसिकली हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं। स्टेटमेंट्स को हम यहाँ क्या कहते हैं, प्रोपोजिशंस बोलते हैं या प्रीमाइसेस बोलते हैं। हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन होती हैं, हम उन स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ड्राइव करते हैं और उन स्टेटमेंट को समझते हैं और देन उनका कंक्लूजन निकालते हैं। दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ इन्फरेंसेस। क्लियर है? अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, गिवन अ सर्टेन सेट ऑफ प्रपोजिशन लाइक स्टेटमेंट वी आर रिक्वायर्ड टू ड्राइव अदर प्रपोजिशंस बाय लॉजिकल रीजनिंग। हमारे पास कुछ प्रपोजिशंस गिवन होते हैं, उसके ऊपर रीजनिंग करके हमें एक नए प्रपोजिशन को ड्राइव करना होता है। जैसे अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, देन आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। द गिवन सेट ऑफ प्रोपोजिशन इज कॉल्ड प्रीमाइसेस। इसका मतलब क्या है कि जो आपके गिवन स्टेटमेंट, जो आपको क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट्स होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, प्रीमाइसेस या हाइपोथेसिस। एंड द प्रोपोजिशन ड्राइव फ्रॉम दिस सेट इज कॉल्ड कंक्लूजन। और जो स्टेटमेंट पढ़कर, प्रीमाइसेस पढ़कर और हाइपोथेसिस पढ़कर आपको समझ आया, जो उसका कंक्लूजन है, हम जो हमने ड्राइव किया उसको हम क्या बोलते हैं, कंक्लूजन। क्लियर है? तो यहाँ आपको दो चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि प्रीमाइसेस या हाइपोथेसिस क्या होता है और हमारा कंक्लूजन क्या होता है। प्रीमाइसिस और हाइपोथेसिस किसको बोलते हैं, जो हमें स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं और जो हम उसे ड्राइव करते हैं, उनको स्टेटमेंट को पढ़कर समझकर जो हम ड्राइव करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंक्लूजन। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बता रखा है टेकिंग एन एग्जाम्पल कि मेरे पास P1 P2 डैश 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 Pn स्टेटमेंट गिवन है और मैंने इन स्टेटमेंट्स को पढ़कर एक कंक्लूजन निकाला Q। क्लियर है? या मैंने इन प्रपोजिशंस को पढ़कर एक नया प्रपोजिशन को ड्राइव किया जिसको मैंने बोला Q। अब जो इनको पढ़कर मैंने निकाला है दैट इज कॉल्ड कंक्लूजन। और जो ये मुझे P1 से Pn तक गिवन थे उनको हम क्या बोलते हैं, प्रीमाइसेस। क्लियर है? अब हमारा पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है, जो हमारा AQ 2023-24 में 2 नंबर यानी सेक्शन ए में पूछा गया था। तो हमारा क्वेश्चन था क्या, कंस्ट्रक्ट इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन है, आपको क्या बताना है, उसका इन्वर्स बताना है। अब जो स्टेटमेंट आपको गिवन है, ये दोनों स्टेटमेंट हैं क्या आपकी, प्रीमाइसिस बोल सकते हैं, हम इसको क्या बोल सकते हैं, हाइपोथेसिस बोल सकते हैं। क्लियर है? तो हमें जो स्टेटमेंट गिवन है वो है क्या, इफ़ आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग देन आई विल बी हेल्दी। अगर मैं सुबह जल्दी उठूंगा तो मैं हेल्दी रहूंगा। जस्ट आपको ये स्टेटमेंट गिवन है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन का मतलब क्या है कि इस स्टेटमेंट में देखना है कि इस पूरे सेंटेंस में हमें कितनी स्टेटमेंट गिवन है। मुझे दिख रहा है कि 2 स्टेटमेंट गिवन है। पहला स्टेटमेंट क्या है, इफ आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एंड दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि आई विल बी हेल्दी। 2 स्टेटमेंट मुझे दिख रहे हैं इस पूरे सेंटेंस में। सबसे पहले आपको उनको फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट है। देन आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो भी स्टेटमेंट है आप उनको क्या असाइन करो, एक वेरिएबल असाइन करो। क्लियर है? या कोई भी एक अल्फ़ाबेट आप उसको असाइन करो। 2 हैं तो मैंने क्या माना कि जो मेरा P है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग और Q का रिप्रेजेंट कर रहा है आई विल बी हेल्दी। क्लियर है? अब मुझे बताना है इसका इनवर्स। रियल लाइफ में इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। किसी चीज़ का उल्टा कर देते हो तो दैट इज कॉल्ड इनवर्स। 2 का बोलेंगे तो इनवर्स क्या होगा, 1/2। क्लियर है? तो यहाँ पे भी इनवर्स का मतलब क्या है कि उल्टा, यानी नॉट लगा दे। कोई चीज़ हो रही है तो आप उसको बोल दो कि वो चीज़ नहीं हो रही है, दैट इज कॉल्ड इनवर्स। तो ये बोल रहा है कि अगर मैं सुबह उठता हूँ तो मैं हेल्दी रहूँगा। इनवर्स क्या होगा कि भाई अगर आप नहीं उठोगे तो आप हेल्दी नहीं रहोगे। क्लियर है? तो P इम्प्लाइज Q। मैं आपको बता दूं एक चीज़, जब भी आप देन देखते हैं, प्रीमाइसिस देन देखते हो, तो देन का मतलब है कि आप इम्प्लाइज साइन का यूज़ करोगे। क्लियर है? समझ आया? और एक हमारा डिसजंक्शन होता है, ये होता है हमारा डिसजंक्शन और ये होता है हमारा कंजंक्शन। क्लियर है? ये आपको पता होगा, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, बट हाँ मैं थोड़ा आपको रिवाइज करा देती हूँ। क्लियर है? तो यहाँ हमारा स्टेटमेंट क्या बना कि आई विल बी वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग
पी, देन आया, देन का मतलब है इम्प्लाइज, देन उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आई विल बी हेल्दी। आई विल बी हेल्दी कौन सा अल्फाबेट रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू। अब मुझे इसका इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स यानी नेगेशन, उल्टा। नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, ये क्या है, इसका इन्वर्स है। क्लियर है। अब नॉट ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मतलब है नॉट। क्लियर है। तो इसका पूरा स्टेटमेंट क्या बनेगा, आई वेक अप नॉट अर्ली इन द मॉर्निंग देन आई विल बी नॉट हेल्दी। क्लियर है। तो इसका क्या हो, पी इम्प्लाइज क्यू का इन्वर्स क्या हुआ, नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू। क्लियर है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, इन्वर्स मैंने लिखा हुआ। अब आपको पूरा एक स्टेटमेंट लिखना था कि भाई इन्वर्स हो गया, अब इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा। तो इसका स्टेटमेंट क्या बना, आई डो नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग देन आई विल नॉट बी हेल्दी। क्लियर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इन्वर्स का कॉन्सेप्ट होता क्या है। अब ये आया लॉ ऑफ इन्फरेंस। लॉ ऑफ इन्फरेंस इस यूनिट में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको लॉ ऑफ इन्फरेंस नहीं याद तो आप कोई भी क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। सेक्शन बी और सेक्शन सी में से हमेशा क्वेश्चन जो आएगा वो लॉ ऑफ इन्फरेंस से ही आएगा। तो आपको वो बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ये 10 या 12 हमारे लॉ हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। क्लियर है। सबसे पहला आपका क्या होता है, एडिशन रूल। एडिशन रूल हमें क्या कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट है, पी इम्प्लाइज पी जॉइन क्यू इज अ टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का मतलब क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है पूरी ट्रू है, या जो इसका आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, पूरा ट्रू आ रहा है। देयरफॉर पी एंड पी जॉइन क्यू, इसका मतलब क्या है कि अगर आप कहीं पे भी लिखा हुआ देखते हैं पी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप पी लिखा हुआ कहीं देखते हैं तो उसका जो वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा, आप क्या बोल सकते हो कि पी डिसजंक्शन क्यू या पी जॉइन क्यू, ऐसे इस तरीके से। समझ पा रहे हो आप। आपको थोड़ा और मैं समझाती हूँ कि हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको वैलिडिटी चेक करने के लिए आते हैं कि जो क्वेश्चन है आप उसके वैलिडिटी को चेक करो। क्लियर है। तो वैलिडिटी को चेक करने के लिए हमें कुछ उसको आउटपुट चाहिए होता है ना। तो अगर पी लिखा हुआ है तो पी जॉइन क्यू क्या होगा, एक वैलिड स्टेटमेंट होगा, यह एक वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा। समझ आया आपको। अगर P हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट है तो उसका आउटपुट P जॉइन Q क्या होगा, एक वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है आपका सिंप्लीफिकेशन रूल। सिंप्लीफिकेशन रूल क्या कहता है कि P कंजंक्शन Q अगर एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है तो उसका आउटपुट क्या आएगा, हमारा P आएगा, जो कि एक वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा। क्लियर है। दैट इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन रूल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ डिटैचमेंट और मोडस पोनेंस। मोडस पोनेंस और मोडस टोलेंस दो हैं ये इतने इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा आपके यूज़ होते हैं। क्लियर है। तो लॉ ऑफ डिटैचमेंट और मोडस पोनेंस क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर आर्ग्यूमेंट में हमें P और P इम्प्लाइज Q एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है तो उसका जो आउटपुट Q आएगा वो भी क्या होगा, एक वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा। क्लियर है। अगर आप कहीं देख लेते हैं P इम्प्लाइज Q तो उसका आउटपुट क्या आएगा, Q, और वो भी क्या होगा, एक वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है आपका मोडस टोलेंस। मोडस टोलेंस क्या कहता है, जस्ट उसका नेगेशन कि नॉट Q P इम्प्लाइज Q अगर आपको आर्ग्यूमेंट में मिल रहा है तो उसका जो आउटपुट नॉट P होगा वो भी क्या होगा, एक वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा। जस्ट अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, वो चीज़ आपको तब समझ आएगी। और ये जो आपको लिखे हुए हैं ये क्या है, हमारे प्रीमाइसिस हैं और दैट इज कॉल्ड कंक्लूजन। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका डिसजंक्शन सैलोलिज्म। ये क्या कहता है कि P डिसजंक्शन Q और नॉट P अगर आपका एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है तो उसका आउटपुट क्या आएगा, Q, जो कि एक वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा। क्लियर है। लॉ ऑफ सैलोलिज्म क्या कहता है कि P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज R, तो क्या कर दो आप इस Q को हटा दो और P इम्प्लाइज R हमारा क्या होगा, एक वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा। नेक्स्ट आपका होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या कहता है कि अगर P और Q का आप कंजंक्शन करोगे तो वो क्या होगा, एक वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा। क्लियर है। देन नेक्स्ट आपका क्या है, कंस्ट्रक्टिव डिलेमा। कंस्ट्रक्टिव डिलेमा हमारा रूल क्या बोलता है कि P इम्प्लाइज Q, R इम्प्लाइज S और P डिसजंक्शन R अगर आपका एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है तो उसका आउटपुट हमारा क्या आएगा, P डिसजंक्शन S आएगा और वो भी एक वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रक्टिव डिलेमा। ये क्या कहता है कि P इम्प्लाइज Q, R इम्प्लाइज R, नॉट Q डिसजंक्शन नॉट S होगा तो नॉट P डिसजंक्शन नॉट R हमारा क्या होगा, एक वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा। अब ये ना ऐसे नहीं है कि इसमें कुछ समझना है, ठीक है, ये लॉ है। लॉ आप समझते हो, जो
वेल प्रूव्ड होते हैं। तो ये चीज़ें हमें क्या करनी है, हमें याद रखनी है कि भाई लॉ ऑफ डिटैचमेंट ये कहता है। और ऐसा नहीं कि आपको कंस्ट्रक्शन डिलेमा ये सब नहीं, मैंने आपको क्या बताया, सिंप्लीफिकेशन रूल, मॉडस टॉलेंस और मॉडस पोनेंस, ये सबसे ज़्यादा आपके यूज़ होता है। आप ये 3-4 देखोगे, यही यूज़ होता है हर क्वेश्चन में, तो आप इनको याद कर लेना। क्लियर है। नेक्स्ट होता है आपका कंडीशनल प्रूफ। कंडीशनल प्रूफ क्या कहता है कि अगर P कंजंक्शन Q करें और P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R करें तो उसका जो आउटपुट आएगा R, वो क्या होगा, एक वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा। इसी तरीके से लॉ ऑफ प्रूफ ऑफ केसेस क्या कहता है हमारा कि P इम्प्लाइज R, Q इम्प्लाइज R, तो इन दोनों का आप क्या कर दो, कंजंक्शन कर दो, और इम्प्लाइज R वो भी क्या होगा, एक वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा। क्लियर है। प्रूफ ऑफ केसेस, कंडीशनल प्रूफ, डिस्ट्रक्टिव डिलेमा, कंस्ट्रक्टिव, ये बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर हम इनका यूज़ करते हैं। क्लियर है। तो ये 11 हमारे लॉ ऑफ इन्फरेंस हैं जो आपको लर्न होने चाहिए। इनमें से मैंने आपको बताया सिंप्लीफिकेशन रूल, लॉ ऑफ डिटैचमेंट जिसको हम मॉडस पोनेंस कहते हैं, और मॉडस टॉलेंस। इनको आप 3-4 बार लिख कर देखोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ, इसका आउटपुट ये आता है। अगर ये आर्ग्यूमेंट है तो इसका एक वैलिड आउटपुट ये रहेगा, वो भी एक वैलिड आर्ग्यूमेंट रहेगा। क्लियर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये जो ऊपर लिखे ये सब प्रीमाइसेस हैं, और जो मैंने यहाँ लिखे मतलब लास्ट में दिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंक्लूजन। क्लियर है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लॉ ऑफ इन्फरेंस से की हेल्प से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगातार 2 साल से EKT में पूछा जा रहा है, और हमेशा ये सेक्शन C में ही आता है, यानी लॉन्ग में आता है। कभी भी ऐसा नहीं है इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपके सेक्शन A में मिल जाए। क्लियर है। तो EKT 2023, 24 और 24-25 में ये क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन क्या कहता है, शो द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। वैलिडिटी समझ रहे हो कि जो आर्ग्यूमेंट्स आपको गिवन है, आपको इनकी वैलिडिटी चेक करनी है, वैलिडिटी को शो करना है कि भाई ये जो आर्ग्यूमेंट है ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है। क्लियर है। अब जो हमें आर्ग्यूमेंट्स गिवन है हम उनको पढ़ लेते हैं। आर्ग्यूमेंट क्या है, इट इज़ नॉट सनी दिस आफ्टरनून, इस आफ्टरनून सनी नहीं है, एंड इट इज़ कोल्डर देन येस्टरडे। वी विल गो स्विमिंग ओनली इफ इट इज़ सनी, हम स्विमिंग के लिए तब जाएंगे जब सनी रहेगा। इफ़ वी डू नॉट गो स्विमिंग, अगर हम स्विमिंग के लिए नहीं जाते हैं तो क्या होता है, देन वी विल टेक अ कैनोई ट्रिप, तो हम क्या लेंगे, कैनोई ट्रिप लेंगे। इफ़ वी टेक अ कैनोई ट्रिप, अगर हम कैनोई ट्रिप लेते हैं तो देन वी विल बी होम बाय सनसेट, हम सनसेट से पहले या सनसेट के टाइम हम घर पहुंच जाएंगे। देन ये तो आपके हो गए आर्ग्यूमेंट, या हम बोल सकते हैं प्रीमाइसिस या हाइपोथेसिस। आपको कंक्लूजन क्वेश्चन में ही गिवन है कि आपका कंक्लूजन क्या आना चाहिए, वी विल बी होम बाय सनसेट। इसका मतलब क्या है कि हम कैनोई ट्रिप के लिए गए और हम घर पे पहुंच गए सनसेट के टाइम तक। क्लियर है। तो आपको कंक्लूजन क्या दिखाना है कि वी विल बी होम बाय सनसेट। इन आर्ग्यूमेंट का यूज़ करके आपको ये कंक्लूजन लाना है बाय यूजिंग द लॉ ऑफ इन्फरेंस। लॉ ऑफ इन्फरेंस का ही यूज़ करते हैं वैलिडिटी को शो करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ये वैलिड है कि इनवैलिड है, आपको शो करा रहा है कि वैलिडिटी को शो करो। क्लियर है। पहला और इनिशियल स्टेप, आर्ग्यूमेंट्स को पढ़ो, देन हर स्टेटमेंट को फाइंड आउट करो और उनको एक सिंबल असाइन करो। जैसे मैंने आपको बोला था कि एक वेरिएबल को असाइन करो। क्लियर है। अब सबसे पहला हमारा क्या, इट इज़ नॉट सनी दिस आफ्टरनून। मैंने पहला ये स्टेटमेंट लिया और मैंने इसको असाइन कर दिया एस। मैंने क्या करा, इट इज़ सनी दिस आफ्टरनून, ये तो नॉट सनी, बट मैंने क्या कर दिया कि जो मेरा एस सिंबल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट इज़ सनी दिस आफ्टरनून। क्लियर है। देन इट इज़ कोल्डर देन येस्टरडे, ये मेरा सेकेंड हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। तो मैंने क्या लिया, एक सिंबल लिया सी जो रिप्रेजेंट कर रहा है इट इज़ कोल्डर देन येस्टरडे। क्लियर है। यहाँ तक हम पढ़ लिए। देन क्या है, वी विल गो स्विमिंग, वी विल गो स्विमिंग। एक नेक्स्ट स्टेटमेंट मिला, मैंने एक न्यू सिंबल लिया डब्ल्यू जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वी विल गो स्विमिंग। क्लियर है। देन इफ़ इट इज़ सनी, सनी वाला तो हम कर चुके हैं पहली। इफ़ वी नॉट गो स्विमिंग, स्विमिंग वाला भी कर चुके हैं। देन वी विल टेक अ कैनोई ट्रिप, ये हमारे एक न्यू स्टेटमेंट आ गया कि वी विल टेक अ कैनोई ट्रिप। तो नेक्स्ट मैंने क्या लिया, एक सिंबल लिया टी जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वी विल टेक अ कैनोई ट्रिप। क्लियर है। इफ़ वी टेक अ कैनोई ट्रिप देन वी विल बी होम बाय सनसेट, वी विल बी होम बाय सनसेट। मेरा क्या हो गया, एक नेक्स्ट न्यू स्टेटमेंट मिल गया। तो मैंने ये स्टेटमेंट लिया और एक न्यू सिंबल लिया एच जो रिप्रेजेंट कर रहा है वी विल बी होम बाय सनसेट। क्लियर है। अब मैंने 1 2 3 5 सिंबल्स का यूज़ करके अपने पूरे आर्ग्यूमेंट्स को, पूरे आर्ग्यूमेंट जो मेरे स्टेटमेंट गिवन है उनको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, 5 सिंबल्स में। अब ने इन सिंबल्स की हेल्प से, लॉ ऑफ इन्फरेंस की हेल्प से जो भी यूज़ होंगे उनकी वैलिडिटी को मैं क्या करना है, मुझे चेक करना है या शो करना है। तो सबसे पहले पहला ले लेते हैं जो हमारा पूरा स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट मैंने ले लिया। अब हमें क्या करना है, हाइपोथेसिस या प्रीमाइसिस को क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। क्लियर है। अब पहला क्या है, इट इज़ नॉट सनी दिस आफ्टरनून,
एंड इट इज़ कोल्डर देन यस्टरडे। पहला ये हो गया। अब इसको मुझे क्या करना है, जो मैंने सिंबल्स का यूज़ किया है उनकी हेल्प से मुझे इसे ट्रांसलेट करना है। तो पहले क्या, इट इज़ नॉट सनी दिस आफ्टरनून। मेरा एस रिप्रेजेंट कर रहा है इट इज़ सनी दिस आफ्टरनून, बट यहाँ क्या आ रहा है, नॉट आ रहा है। नॉट का मतलब क्या होता है, इनवर्स यानी उल्टा। तो मैंने नॉट का साइन लगा दिया, नॉट एस। देन क्या, एक एक स्टेटमेंट को आप पकड़ो, ठीक है, इतना कर लिया हमने। देन क्या है, एंड। एंड का मतलब क्या होता है, यहाँ कंजंक्शन। कंजंक्शन का साइन क्या होता है, ये, या आपको नॉर्मली पता होगा कि एंड का जो हमारा सिंबल क्या होता है, ये। क्लियर है। देन कोल्डर देन, इट इज़ कोल्डर देन यस्टरडे। इट इज़ कोल्डर देन यस्टरडे मेरा कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है, सी। तो मेरा क्या हो गया, नॉट एस कंजंक्शन या एंड सी। मेरा ये क्या बन गया, ट्रांसलेट कर दिया मैंने इस प्रीमाइसिस को, इसमें ट्रांसलेट कर दिया। अब मुझे चेक करना है कि मेरे पास जो लॉ ऑफ इन्फरेंस है, क्या उनमें से कोई ऐसा लॉ है जिसमें प्रीमाइसिस ये है और उसका कुछ कंक्लूजन आता हो, है क्या? यस है। हमारे पास आप सिंप्लीफिकेशन रूल देखोगे तो सिंप्लीफिकेशन रूल हमारा क्या कहता है, सिंप्लीफिकेशन रूल हमारा ये कहता है कि अगर आपके पास P एंड Q है तो उसका जो आपको कंक्लूजन निकलेगा वो क्या निकलेगा, P। यही तो कहता है आप सिंप्लीफिकेशन रूल। बट हमारे पास क्या है, नॉट S एंड C। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, क्या निकलेगा इसका कंक्लूजन, नॉट S। अब आप अगर नॉट एस को पी से रिप्लेस कर दो तो पी ही तो आपका आउटपुट आता है, कंक्लूजन आता है। तो यहाँ क्या आ गया आपका नॉट एस। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा पहला स्टेटमेंट था मैंने उसका कंक्लूजन निकाला है बाय यूजिंग द सिंप्लीफिकेशन रूल। अभी आपको कैसे ये कि पता चलेगा कि सिंप्लीफिकेशन रूल होगा, जब आपको वो रूल्स लॉ याद होंगे तभी आप उनका इम्प्लीमेंट कर पाओगे। क्लियर है। तो मुझे पहला जो मेरा हाइपोथेसिस है उससे मुझे क्या मिला, नॉट एस क्या मिल गया, मुझे आउटपुट मिल गया। क्लियर है। अब ये जो मेरा, आप इसको भूल जाओ, जिस इसके आउटपुट का याद रखो, आउटपुट क्या है, नॉट एस। अब दूसरा आप हाइपोथेसिस लो। नेक्स्ट क्या है, वी विल गो स्विमिंग ओनली इफ इट इज सनी। तो वी विल गो स्विमिंग, कौन सा अल्फाबेट है, डब्ल्यू। वी विल गो स्विमिंग। ओनली इफ आई देन आई, तो हम हमेशा इम्प्लाइज साइन का यूज करते हैं, ठीक है, इम्प्लाइज। इट इज सनी, इट इज सनी हमने कौन सा आपका अल्फाबेट रिप्रेजेंट कर रहा है, एस। इट इज सनी। क्लियर है, इट इज सनी। तो डब्ल्यू इम्प्लाइज एस। यहाँ से अब इन दोनों, यह फर्स्ट वाले का आउटपुट और सेकंड वाले का प्रीमाइसिस, इन दोनों का हमें सॉल्व करना है। यहाँ से हमें मिला, पहले वाले से हमें मिला था नॉट एस, और यहाँ से हमें क्या मिला, डब्ल्यू इम्प्लाइज एस। यही तो मिला। अब आप चेक करो कि भाई कोई ऐसा रूल है जिसके अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यस, मैंने आपको क्या बताया था, मॉडस टॉलेंस। मॉडस टॉलेंस क्या कहता है कि अगर आपका नॉट क्यू है और पी इम्प्लाइज क्यू है तो आपका आउटपुट क्या आएगा, नॉट पी आएगा। क्लियर है। जस्ट आप पी और क्यू को रिप्लेस करो तो यहाँ आउटपुट क्या आएगा, नॉट डब्ल्यू। क्लियर है, समझ आया इनकी। क्लियर है, मॉडस टॉलेंस हमने कर लिया तो यहाँ से हमारा आउटपुट क्या आया, नॉट डब्ल्यू। क्लियर है। तो यहाँ मैंने हमारा आउटपुट क्या है, नॉट डब्ल्यू। अब जो हमारा फर्स्ट वाला वो तो खत्म हो चुका है क्योंकि हमने उसका आउटपुट का भी यूज़ कर लिया है। अब सिर्फ हमारे काम का क्या है, नॉट डब्ल्यू। तो आप याद रखें कि हमें यहाँ से क्या मिला है, नॉट डब्ल्यू। अब थर्ड वाले हाइपोथेसिस की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड वाला हाइपोथेसिस क्या है, इफ़ वी डू नॉट गो स्विमिंग, इफ़ वी डू नॉट गो स्विमिंग, तो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम स्विमिंग के लिए जा रहे हैं। नॉट आ गया तो हमने नॉट लगा दिया, नॉट डब्ल्यू। देन मैंने आपको बताया, देन जब भी आएगा तो आप इम्प्लाइज साइन का यूज करोगे। वी विल टेक अ कैनोई ट्रिप, वी विल टेक अ कैनोई ट्रिप हमारा कौन सा अल्फाबेट रिप्रेजेंट कर रहा है, टी। तो नॉट डब्ल्यू इम्प्लाइज टी। अब आप फिर से चेक करो कि हमें पहले वाले का आउटपुट क्या मिला था, नॉट डब्ल्यू, और यहाँ से क्या मिला है हमें, नॉट डब्ल्यू इम्प्लाइज टी। तो यहाँ आप देखो कि कौन सा आपका जो रूल है वो आप यूज़ कर सकते हो। या मॉडस टॉलेंस यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप मॉडस पोनेंस का यूज़ करोगे क्योंकि वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि पी इम्प्लाइज क्यू। तो हमारा आउटपुट क्या आता है, क्यू आता है, वो यही तो कहता है। अब आप यहाँ देख लो कि पी की जगह क्या है, नॉट डब्ल्यू है, नॉट डब्ल्यू है। देन आपका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ से टी आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से आपका आउटपुट क्या आया, टी आ गया, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर है। अब लास्ट हाइपोथेसिस क्या है, इफ वी टेक अ कैनोई ट्रिप देन वी विल बी होम बाय सनसेट। इफ वी टेक अ कैनोई ट्रिप, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, टी। देन आ गया तो इम्प्लाइज का साइन, वी विल बी होम बाय सनसेट, कौन सा अल्फाबेट रिप्रेजेंट कर रहा है, एच। इस वाले से आउटपुट क्या आया था हमारा, टी। उसके प्रीवियस वाले से आया था टी, और हमारा जो यहाँ का प्रीमाइसिस बना वो क्या बना, टी इम्प्लाइज एच। तो फिर क्या लगाएंगे, आप चेक करो क्या लगाएंगे,
मॉडस पोनेंस। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम है। जब भी ये दोनों सेम होते हैं तो मॉडस पोनेंस लगता है। क्लियर है? तो मॉडस पोनेंस लगाएंगे तो हमारा आउटपुट क्या आता है? क्यू। अब आप चेक कर लो, तो आउटपुट क्या है हमारा? क्यू। यानी क्यू क्या है यहाँ? एच। तो हमारा एच हमारा आउटपुट आ गया। अब आप चेक करो कि एच हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा था। एच जो हमारा अल्फाबेट था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? वी विल बी। देख लेते हैं एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? वी विल बी होम बाय सनसेट। और कंक्लूजन में हमें क्या दिखाना था? वी विल बी होम बाय सनसेट। तो हमारा कंक्लूजन क्या आ गया? सही आ गया। क्लियर है? तो हमारा जस्ट हम क्या लिख देंगे कि हमारा जो एच है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वी विल बी होम बाय सनसेट। ये जो मोडस टोनेंस है, मोडस पोलेंस है या सिंप्लीफिकेशन रूल्स है, तो यहाँ आपको जब एग्जाम में लिखोगे तो यहाँ पूरा रूल लिखना, जैसे मैंने आपको करके दिखाया है ना, तो वो सब चीज़ें लिखना। क्लियर है? ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ भाई आपको आता है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये यूनिट थोड़ी ऐसी है, थोड़ा ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट आता है इसमें, ज़्यादा आपके लॉज वगैरह हैं, तो इसलिए थोड़ा आपको लग सकता है। बट अब अगर आप प्रैक्टिस करोगे और थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो इतना भी हार्ड नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका EQ 2023-24 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या था? टेस्ट द वैलिडिटी। अब यहाँ आपको शो नहीं करना है, यहाँ आपको टेस्ट करना है कि वैलिड है या नहीं है। क्लियर है? क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला क्या है कि भाई जो आर्ग्यूमेंट है आप उसको चेक करो, आर्ग्यूमेंट को पढ़ो, देन आर्ग्यूमेंट को पढ़कर आप हर एक स्टेटमेंट को एक सिंबल असाइन करो। क्लियर है? सबसे इनिशियल काम। तो सबसे पहले आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्या लिखा हुआ है? इफ़ देयर वॉज अ बॉल गेम देन ट्रेवलिंग वॉज डिफिकल्ट। इफ़ दे अराइव ऑन टाइम देन ट्रेवलिंग वॉज नॉट डिफिकल्ट। दे अराइव ऑन टाइम, टाइम से पहुंच जाएंगे। देयरफॉर, याद रखें जब भी आपको क्वेश्चन गिवन है या तो वो कॉन्क्लूजन बोलेगा कि ये कॉन्क्लूजन है, अगर नहीं बोला है तो देयरफॉर के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखा है वो क्या होता है? वो कॉन्क्लूजन ही होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे आर्ग्यूमेंट है इनका कॉन्क्लूजन क्या है? देयर वॉज नो बॉल गेम। क्लियर है? तो यहाँ आप हाईलाइट कर लें कि जब भी देयरफॉर लिखा हो तो उसके बाद जो भी आपकी स्टेटमेंट है वो क्या होता है? आपका कॉन्क्लूजन ही होता है। क्लियर है? अब आप इसको पढ़ो। सबसे पहला, इफ देयर वॉज अ बॉल गेम। इफ देयर वॉज अ बॉल गेम को मैंने क्या कर लिया? एक सिंबल असाइन कर लिया बी, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि देयर वॉज अ बॉल गेम। देन ट्रेवलिंग वॉज डिफिकल्ट, एक दूसरा मुझे नया स्टेटमेंट मिला तो मैंने डी एक सिंबल ले लिया। मैंने क्या रिप्रेजेंट, डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ट्रेवलिंग वॉज डिफिकल्ट। इफ दे अराइव ऑन टाइम, एक नया स्टेटमेंट मिल गया तो मैंने क्या लिया? ए सिंबल लिया जो रिप्रेजेंट कर रहा है दे अराइव ऑन टाइम। देन ट्रेवलिंग वॉज नॉट डिफिकल्ट, वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। देन दे अराइव ऑन टाइम, वो हम ऑलरेडी असाइन कर चुके हैं ए को। क्लियर है? तो यहाँ मेरे 3 स्टेटमेंट से पूरा ये आर्ग्यूमेंट बना हुआ है और मैंने उन तीनों स्टेटमेंट्स को एक सिंबल असाइन कर दिया है। अब क्या करना है? मुझे एक एक स्टेटमेंट लेना है, एक एक हाइपोथेसिस लेना है और उनको ट्रांसलेट करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या होगा? इफ़ देयर वॉज अ बॉल गेम, इफ़ देयर वॉज अ बॉल गेम देन ट्रेवलिंग वॉज डिफिकल्ट। इफ़ देयर वॉज अ बॉल गेम कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? बी, यानी बी आ गया इसकी जगह। इफ देयर वॉज अ बॉल गेम कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? बी। देन आ गया, देन का मतलब क्या है? इम्प्लाइज। देन ट्रैवलिंग वॉज डिफिकल्ट, ट्रैवलिंग वॉज डिफिकल्ट कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है? डी। तो यहाँ से क्या आया मेरा? बी इम्प्लाइज डी। क्लियर है? देख लेते हैं क्या बी इम्प्लाइज डी आया? यस, बी इम्प्लाइज डी आया। अब नेक्स्ट हाइपोथेसिस आप लें, क्योंकि बी इम्प्लाइज डी, अब मैं आपको बताती हूँ कि टेस्ट करने के लिए आया है यहाँ, तो आपको बी इम्प्लाइज डी कोई ऐसा है कि भाई बी इम्प्लाइज डी को कुछ आउटपुट वगैरह मिल जाए? नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं। इफ नेक्स्ट हाइपोथेसिस दिया, इफ दे अराइव्ड ऑन टाइम देन ट्रेवलिंग वॉज नॉट डिफिकल्ट। इफ दे अराइव ऑन टाइम मेरा कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है? ए। देन आया तो इम्प्लाइज का साइन, ट्रैवलिंग वॉज नॉट डिफिकल्ट, ट्रैवलिंग वॉज डिफिकल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है डी, कि ट्रैवलिंग वॉज डिफिकल्ट। बट वहाँ क्या है? ट्रैवलिंग वॉज नॉट डिफिकल्ट, यानी उसका इनवर्स, तो यहाँ नेगेशन लगा दो, नॉट डी। क्लियर है? देन थर्ड हाइपोथेसिस है दे अराइव ऑन टाइम, दे अराइव ऑन टाइम यानी ई, सिंपल। अब हमें क्या करना है? जो मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड हाइपोथेसिस है, मैंने क्या करा? मुझे दिख रहा है कि अगर मैं सेकंड और थर्ड हाइपोथेसिस का यूज़ करती हूँ, यानी जो इनका मैंने ट्रांसलेट किया, अगर मैं इनको यूज़ करती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ आउटपुट मिल जाएगा। तो मेरा क्या था? यहाँ से मुझे क्या मिला? ए, और ए इम्प्लाइज डी, नॉट डी। और मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी ये दोनों सेम होते हैं तो यहाँ हम यूज़ करते हैं मॉडस पोनेंस का, और आउटपुट क्या आता है? हमेशा हमारा क्यू। तो यहाँ से हमारा आउटपुट क्या आया? नॉट डी।
ठीक है, यहाँ से हमारा आउटपुट आया नॉट डी। तो सेकंड और थर्ड का हम यूज़ कर लिए। अब हमारा फर्स्ट का, इस वाले का, ये वाले का आउटपुट और फर्स्ट वाले का जो हमने बनाया ट्रांसलेट करके क्या है हमारा बी इम्प्लाइज डी, और यहाँ से आउटपुट क्या है हमारा नॉट डी। अब आप देखो कि मेरे क्या कौन सा लगेगा, अब आप खुद चेक करो। अब मेरे ये दोनों सेम नहीं है, अब मेरे ये दोनों सेम है। जब मेरे ये दोनों सेम होते हैं तो क्या लगता है मॉडस टॉलेंस, और जब ये दोनों सेम होते हैं तो क्या लगता है मेरा मॉडस पोनेंस। और जब मॉडस टॉलेंस क्या कहता है कि मेरा आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा, और उसके साथ क्या लगेगा नेगेशन लगेगा, नॉट बी। क्लियर है, यही हमारा होता है। क्लियर है। अब नॉट बी क्या है, अब नॉट बी हमारे यहाँ से कंक्लूजन आ गया, क्योंकि वो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। क्लियर है। अब बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी रिप्रेजेंट कर रहा है देयर वॉज अ बॉल गेम। नॉट बी रिप्रेजेंट करेगा कि बॉल गेम नहीं है। कंक्लूजन क्या होता है, देयर वॉज नो बॉल गेम, यानी हमें नेगेशन बी ही तो लाना था, वो हम लाए। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये आर्ग्यूमेंट गिवन है वो क्या है, एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है। क्लियर है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि ये जो आर्ग्यूमेंट है हमारा वैलिड आर्ग्यूमेंट है, और दैट इज कॉल्ड, ये हमारा क्या हो गया कंक्लूजन। क्लियर है। यहाँ आपको प्रॉपर जो पूरा इसका सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइडेड होगा नोट्स में कि आपको किस तरीके से लिखना है, मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। क्लियर है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका EKT 2023-24 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या था, डिस्क्राइब दिस एंड दिस। ये दो सिंबल है, एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, एक हमारा एक्सेंशियल क्वांटिफायर्स है। आपको ये इनको एक्सप्लेन करना था। ये 23-24 में जो क्वेश्चन आया था ना, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट थे। आप ये इस क्वेश्चन में ही उस एग्जामिनर ने 3 पार्ट पूछ लिए, और तीनों ही मतलब तीनों ही क्वांटिफायर से पूछ लिए कि पहले क्वांटिफायर को समझाओ, फिर प्रूफ करो, फिर उनको ट्रांसलेट करके दिखाओ। तो सबसे पहले हमें क्वांटिफायर्स देख लेते हैं। सबसे पहले होता है हमारे यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। एज द नेम सजेस्ट यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है कि हम सबकी बात कर रहे हैं, यूनिवर्स यानी सब। क्लियर है। तो ये भी वही है, सबकी बात कर रहे हो आप, कि आपके जो भी सारे स्टेटमेंट हैं, जो भी आपके प्रेडिकेट्स हैं, जो भी आपके प्रीमाइसेस हैं, वो सब ट्रू हैं। वो हर डोमेन के लिए ट्रू है, हर चीज़ के लिए ट्रू है। क्लियर है। तो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। रिप्रेजेंट करता है फॉर ऑल और फॉर एवरी को, सबके लिए बात कर रहे हो तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। इट इज स्टेट दैट अ प्रेडिकेट होल्ड्स ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट इन द डोमेन। डोमेन में जो भी एलिमेंट है वो सबके लिए ट्रू होगा आपका प्रेडिकेट। क्लियर है। और हम इसको रिप्रेजेंट, एग्जाम्पल क्या है, फॉर ऑल का सिंबल ये है एक्स पी एक्स, यानी आप कुछ भी लिख सकते हो, पी एक्स लिख सकते हो, क्यू एक्स लिख सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट आपका एक्सेंशियल क्वांटिफायर्स। अब हम सबकी तो बात करें, बट अगर हमें कुछ की बात करनी हो, फॉर सम की बात कर रहे हैं, कुछ देर एग्जिस्ट की बात करनी हो, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं एक्सेंशियल क्वांटिफायर्स की। ये ऐसा नहीं है कि सबके लिए ट्रू करता है, ये कुछ डोमेन के लिए ट्रू रहता है, बाकी डोमेन के लिए फॉल्स रहता है। क्लियर है। रिप्रेजेंट देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल। इट इज स्टेट दैट देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन द डोमेन फॉर विच द प्रेडिकेट होल्ड ट्रू। आप किसी की भी बात करो, ये एक्सेंशियल क्वांटिफायर से कहता है कम से कम एटलीस्ट एक एलिमेंट तो ऐसा होगा जो डोमेन के एलिमेंट के लिए ट्रू होगा। क्लियर है। कम से कम एक तो होगा, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बट एटलीस्ट एक तो होगा ही होगा। दैट इज कॉल्ड एक्सेंशियल क्वांटिफायर्स, और उसका रिप्रेजेंटेशन हमारा ये होता है। क्लियर है। पहला पार्ट इसका था ये। अब दूसरा पार्ट इसे क्वेश्चन क्या था कि आपको क्या करना था, प्रेडिकेट लॉजिक यानी क्वांटिफायर्स का यूज़ करके इसको कन्वर्ट करना था। अब आपको स्टेटमेंट क्या गिवन है, देयर इज समवन हु गॉट एन ए इन द कोर्स, कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू प्रेडिकेट लॉजिक। ठीक है। अब सबसे पहले आपके देयर इज समवन, जैसे आपने समवन पढ़ा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि समवन की बात हो रही है, इसका मतलब कौन सा क्वांटिफायर यूज़ करेंगे, हम एक्सेंशियल क्वांटिफायर्स यूज़ करेंगे, क्योंकि समवन की बात हो रही है। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना है कि क्या बोल रहा है, देयर इज समवन हु गॉट एन ए इन द कोर्स, कि कोई कम से कम, इसका मतलब क्या है कि कम से कम देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने कोर्स में ए उसे मिला है। क्लियर है। कम से कम एक ही स्टूडेंट तो है, ये क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है। क्लियर है। एक्सेंस तो कोई बात नहीं। अब हमने क्या लिया है, अब हमने ले लिया है एक अल्फ़ाबेट ए, और वो स्टूडेंट कौन है, एक्स। तो हमने क्या मान लिया है कि जो एक्स है उसी को क्या मिला है, ए मिला है कोर्स के अंदर। समझ रहे हो आप ये क्या लिखा हुआ है कि जो ए मिला है किसको, एक्स को। ठीक है। देयर एग्जिस्ट, अब इसको हम कैसे करेंगे कि देयर एग्जिस्ट एक ऐसा पर्सन है, कौन है वो, एक्स, जिसको क्या मिला है, ए मिला है किस में, कोर्स में। तो हो गया जस्ट कन्वर्ट, सिंपल। क्लियर है। समझ आया आपको ये कि कैसे लिखा है मैंने।
अब ना इसका थर्ड पार्ट क्या था, प्रूफ का पार्ट था कि आपको प्रूफ करना था इस आर्ग्यूमेंट को। था क्या, ऑल मैन आर मोर्टल, स्कॉटिस इज अ मैन, स्कॉटिस इज मोर्टल, आपको ये प्रूफ करना था स्कॉटिस इज मोर्टल। क्या ये कंक्लूजन है, देयर फोर लिखा हुआ है यहाँ, देयर फोर के बाद जो भी लिखा हुआ है ये कंक्लूजन है। तो जस्ट आपको ये प्रूफ करना था कि ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है। बट यहाँ आप लॉ ऑफ इन्फरेंस का यूज़ करोगे तो क्वेश्चन कट जाएगा, क्योंकि हम क्वांटिफायर्स की बात कर रहे हैं। ये पूरा क्वेश्चन ही क्वांटिफायर्स के बारे में था। आपको क्या यूज़ करना है, क्वांटिफायर्स की हेल्प से इसको आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो किस तरीके से करेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो क्या है, ऑल मैन आर मोर्टल। ऑल की बात हो रही है, सबकी बात हो रही है, तो कौन सा क्वांटिफायर यूज करेंगे, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। तो सारे ही मैंस क्या है, मोर्टल है। तो इसका मतलब क्या है, एवरी जो भी कोई भी पर्सन की बात करें, अगर वो मैन है तो वो कैसा मोर्टल है। सिंपल ये सेंटेंस यही तो कह रहा है कि अगर कोई भी आप पर्सन की बात करो और वो पर्सन अगर मैन है तो वो क्या है, मोर्टल है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। फॉर ऑल, एक्स क्या है, वो पर्सन है। अगर वो पर्सन है और वो मैन भी है, वो पर्सन मैन भी है, तो क्या होगा, वो पर्सन हमारा क्या होगा, मोर्टल होगा। क्लियर है, समझ आया आपको कि इस स्टेटमेंट को मैंने किस तरीके से लिखा, एक बार और समझो। ऑल, सबकी बात कर रहे हैं, एक्स क्या है, वो पर्सन है। अगर वो पर्सन मैन है तो वो पर्सन मेरा क्या होगा, मोर्टल होगा। क्लियर है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या थी हमारी, स्कॉटिस इज अ मैन। स्कॉटिस किससे बिलोंग कर रहे हैं, मैन के ग्रुप से। तो इसका मतलब क्या है कि मैन क्या है, सारे स्कॉटिस है। तो हमें यहाँ पता चल गया कि जो हम पर्सन की बात कर रहे थे वो पर्सन क्या है, वो पर्सन किससे बिलोंग कर रहे हैं, वो है स्कॉटिस। इसका मतलब क्या है कि जो भी सारे मैन हैं वो स्कॉटिस हैं, और अगर मैन स्कॉटिस है तो मोर्टल भी क्या होगा, माने स्कॉटिस होगा। क्लियर है। अब तो जस्ट हमें क्या करना है कि जो हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पता चल गई है कि सेकंड स्टेटमेंट से बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि स्कॉटिस क्या है, मैन है। तो यहाँ हमें पता चल गया कि जो हम पर्सन की बात कर रहे हैं वो कौन है, स्कॉटिस है। तो स्कॉटिस इज अ मैन, स्कॉटिस बिलोंग कर रहा है मैन के ग्रुप से। तो हमें पता चल गया कि मैन, जो हमारी एक्स की वैल्यू वो क्या है, स्कॉटिस मैन। जो स्कॉटिस है वो मैन है, और जो अगर वो मैन है तो वो क्या होंगे, मोर्टल होंगे। और मोर्टल भी कौन होंगे, स्कॉटिस होंगे। तो जस्ट आप 2 और 3 का यूज़ करो, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3। जब आप यूज़ करोगे तो आपको दिखेगा कि जो इनका ये पार्ट है ये दोनों सेम है। मैंने आपको बताया जब ये दोनों सेम होते हैं तो किसका यूज़ करते हैं हम, मोडस पोनेंस का। मोडस पोनेंस का यूज़ करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कि मोर्टल आर स्कॉटिस, की जो सारे मोर्टल हैं वो क्या स्कॉटिस है। और कंक्लूजन में क्या दिखाना था, यही तो दिखाना था कि स्कॉटिस क्या मोर्टल है। ये भी हाँ, हमारे यहाँ पे भी यही हो गया है थोड़ा, ठीक है, कि स्कॉटिस क्या है, हमारे मोर्टल है। आई होप आपको समझ आ गई। ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसा अजीब सा था कि क्या दे दिया कि ऑल मैन आर मोर्टल, बट यहाँ आपको समझने की थोड़ी ज़रूरत है कि जो यहाँ पर्सन की बात हो रही है वो पर्सन स्कॉटिस की बात हो रही है। क्लियर है। तो अगर आप ये चीज़ समझ जाओगे कि बहुत ईजी है कि जस्ट आपको एक्स की वैल्यू पता चल गई तो स्कॉटिस है, तो जस्ट आप स्कॉटिस पुट कर दो एक्स की जगह। और देन सेकेंड और थर्ड को आप देख के ही समझ रहे हो कि इनका जो लेफ्ट साइड है वो सेम है, लेफ्ट साइड सेम है, तो मोडस पोनेंस यूज़ करेंगे। मोडस पोनेंस यूज़ करेंगे तो ठीक है, हमें पता है कि जो राइट साइड होता है वो आउटपुट आ जाए, तो ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट आ गया। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि AK2 2024-25 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या था, इफ पी एक्स रिप्रेजेंट एक्स इज अ प्राइम नंबर। पी एक्स जो है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ये एक्स है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। और क्यू एक्स की बात करें तो क्यू एक्स हमारा बात कर रहा है कि जो ये हम एक्स है ये क्या है, एक ऑड नंबर है। तो आपको PL यानी प्रेडिकेट लॉजिक्स का यूज़ करके, यानी क्वांटिफायर्स का यूज़ करके आपको इन दोनों स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करना था। तो सबसे पहला, देयर एग्जिस्ट एन इवन प्राइम नंबर। देयर एग्जिस्ट की बात हो रही है, तो देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि कौन से क्वांटिफायर्स की हम बात करें, एक्सेंशियल क्वांटिफायर्स की। यहाँ ऑल प्राइम, ऑल की बात हो रही है, तो कौन से क्वांटिफायर्स की बात करें हम, कौन से क्वांटिफायर्स की बात करें हम, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स की। क्लियर है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि पी एक्स हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स इज अ प्राइम नंबर, और क्यू एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स क्या है, हमारा ऑड है। तो जस्ट आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है कि पी एक्स हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स हमारा क्या एक प्राइम नंबर है, और क्यू एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स हमारा क्या है, ऑड नंबर है। क्लियर है। अब इससे क्या है कि देयर एग्जिस्ट एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है, जो प्राइम भी है और इवन भी है। इसका मतलब क्या है कि दो कंडीशन है कि वो नंबर प्राइम भी होना चाहिए और इवन भी होना चाहिए, और दोनों कंडीशन कैसी होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। ठीक है। देयर एग्जिस्ट की एक ऐसा नंबर है, हम मान सकते हैं कि एक ऐसा नंबर है एक्स,
एक्स प्राइम भी होना चाहिए एंड एक्स हमारा क्या होना चाहिए, इवन भी होना चाहिए। यही तो कह रहा है क्वेश्चन। अगर आप एक बार और पढ़ोगे तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि कोई नंबर है एक्स जो क्या है, प्राइम भी है एंड एंड यानी एंड, और वो क्या है हमारा, इवन भी है। सिंपल। ठीक है, तो अब हम इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे कि देयर एग्जिस्ट, और आपको पता है यहाँ किस नंबर की बात हो रही है, यहाँ हमारा नंबर की बात हो रही है 2, क्योंकि 2 दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। 2 हमारा प्राइम नंबर भी है और 2 हमारा इवन नंबर भी है। तो यहाँ हम जो नंबर की बात करें, जो हम एक्स एक्स बोल रहे हैं ना, वो हम किस नंबर की बात करें, 2 की बात करें। बट यहाँ आपको 2 नहीं लिख के आना है, यहाँ आपको वेरिएबल्स में ही बात करनी है। क्लियर है? तो क्या लिखा हुआ है, देयर एग्जिस्ट एक्स, यानी देयर एग्जिस्ट एक ऐसा नंबर है एक्स। हमें नंबर पता है बट हमें यहाँ लिख के नहीं आना है, कभी आप 2 लिख कर आ जाओ, नहीं, लिख कर नहीं आना है। तो इसका मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट का साइन हमने लगा दिया। एक नंबर है एक्स, एक नंबर है एक्स जो हमें अभी नहीं पता है, उसका क्या होना चाहिए, वो नंबर प्राइम होना चाहिए। प्राइम एक्स इज अ प्राइम नंबर, वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, पी एक्स, यानी वो प्राइम होना चाहिए। और एंड यानी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, यानी एंड का साइन क्या होता है, ये। क्लियर है? और वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, यानी ऑड नहीं होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ऑड रिप्रेजेंट कर रहा है क्यू एक्स को। अगर मैं नॉट क्यू एक्स लिख दूंगी तो इसका मतलब क्या है कि ऑड की बात नहीं कर रहे, तो किसकी बात कर रहे हैं, इवन की बात कर रहे हैं। क्लियर है? हो गया, बस यही तो बताना था कि देयर एग्जिस्ट एक ऐसा नंबर है एक्स जो क्या है, हमारा प्राइम नंबर भी है एंड वो साथ साथ हमारा इवन नंबर भी है, और वो नंबर क्या है, हमारा 2। जस्ट आपको कन्वर्ट करके दिखाना था। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन आपको किस तरीके से करना था। और ये सिर्फ 2 स्टेटमेंट आप देखो कि सेक्शन सी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो अगर आपको क्वांटिफायर्स क्लियर होंगे ना तो आप बहुत इजीली इसको कर पाओगे। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बट एक लाइन का आंसर है। क्लियर है? यहाँ कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स वगैरह होने के चांसेस ही नहीं है, बट हाँ अगर थोड़ी भी मिस्टेक होगी फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या, ऑल प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 आर ऑड, कि जितने भी प्राइम नंबर है, यानी सारे प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं कि जितने भी सारे प्राइम नंबर होते हैं अगर वो 2 से बड़े हैं, जितने भी प्राइम नंबर हैं, और अगर वो 2 से बड़े हैं, यानी एंड की बात हो रही है, जितने भी प्राइम नंबर है एंड अगर वो 2 से बड़े हैं तो क्या होंगे, वो ऑड होंगे। तो कैसे कैसे करोगे कि फॉर ऑल एक्स, एक्स क्या है, वो सारे नंबर हैं। अगर वो नंबर, ये जो एक्स है ये नंबर हैं सारे, अगर वो नंबर हमारे क्या है, प्राइम नंबर है एंड साथ ही साथ वो 2 से बड़े हैं, 2 से बड़े क्या, ये हो गए 2 से बड़े, तो वो क्या होंगे, देन फिर क्या होगा हमारा आउटपुट, तो आउटपुट क्या होगा हमारा ऑड। ऑड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स इज एन ऑड नंबर क्यू एक्स, जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो जस्ट इजीली आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? समझ आया आपको? बस ये आपको ये लैंग्वेज समझने की ज़रूरत है। अगर आपकी लैंग्वेज समझ आ गई तो आप बहुत इजीली कर लोगे। अगर यहाँ कुछ और बोलता तो जस्ट आप वो भी कर दोगे। अगर ये क्वेश्चन आपने पहले थोड़ा सा भी प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो वहाँ आप गड़बड़ कर सकते हो। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनालाइज द आर्ग्यूमेंट वैलिडिटी। एनालाइज करना है, शो नहीं करना है। इसका मतलब आपको चेक करना है कि जो प्रेमाइसेस गिवन है ये सही है कि नहीं, यानी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये वैलिड हैं कि इनवैलिड है। क्लियर है? 2024-25 में ये हमारा क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ़ अ पर्सन इज हैप्पी, अगर कोई पर्सन है वो हैप्पी है तो देन स्माइल, वो खुश है तो वो स्माइल करता है। जॉन इज स्माइलिंग, इसका मतलब जो पर्सन है वो कौन है, हमारा जॉन। इफ इसका मतलब क्या है कि जॉन अगर हैप्पी है तो वो स्माइल करता है, और जॉन इज स्माइलिंग। क्लियर है? तो कंक्लूजन क्या है, जॉन को हमें हैप्पी दिखाना है कि क्या ये प्रीमाइसिस ये कह रहा है कि जॉन हैप्पी है। कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले आप क्या करो, एच, 2 स्टेटमेंट हैं हैप्पी और स्माइल का, तो मैंने एच ले लिया जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जॉन हैप्पी है, और मैंने एस सिंबल ले लिया जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जॉन मेरा क्या कर रहा है, स्माइल कर रहा है। ठीक है, पहला मेरा प्रीमाइसिस क्या है, इफ़ अ पर्सन इज हैप्पी दे स्माइल, अगर कोई पर्सन खुश है तो वो स्माइल करता है। ठीक है, कोई बात नहीं, देन आएगा यहाँ देन। ठीक है, देन तो एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इफ़ अ पर्सन इज हैप्पी, देन क्या है, देन यानी इम्प्लाइज का साइन, और वो क्या कर रहा है, स्माइल, तो स्माइल में यानी एस। देन नेक्स्ट क्या है, जॉन इज स्माइलिंग, जॉन इज स्माइलिंग का जो हमारा वो बनेगा वो क्या होगा, हमारा एस। अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा फिर से ध्यान से पढ़ो कि वो क्या कह रहा है। अगर कोई पर्सन हैप्पी है, इस ये प्रीमाइसिस जो आर्गुमेंट्स है वो क्या कह रहा है कि अगर कोई पर्सन हैप्पी है तो वो स्माइल कर रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है, बट मुझे क्या करना है कि अगर वो स्माइल कर रहा है तो वो हैप्पी है,
क्या ऐसा ये क्वेश्चन में कहीं आप कर सकते हो? अगर आप ठीक है, आप कोई बात नहीं, अगर आपको लगेगा कि लॉ ऑफ इन्फरेंस से करना है मुझे या मुझे किससे करना है, तो पहला प्रीमाइसिस मेरा क्या बना, एच इम्प्लाइज एस, और दूसरा क्या बना, जॉन इज स्माइलिंग यानी एस। ठीक है, अब आप इन दोनों का यूज़ करके कोई सा लॉ ऑफ इन्फरेंस लगा के कोई कंक्लूजन निकाल सकते हो क्या? नहीं, नहीं निकाल सकते। कि अगर मेरा लॉ ऑफ टोलेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ टोलेंस क्या कहता है कि नॉट क्यू और पी इम्प्लाइज क्यू, तो मेरा नॉट पी आएगा। ठीक है, और मॉडस पोनेंस क्या कहता है कि पी और पी इम्प्लाइज क्यू, तो मेरा क्यू आएगा। जैसे मैं अभी बोल रही थी ना कि लेफ्ट साइड वाला सेम हो तो ठीक है, मॉडस पोनेंस लगेगा, बट राइट वाले सेम होने के लिए एक को नेगेशन होना पड़ता है और एक को नॉट नेगेशन होना पड़ता है। क्लियर है? तो लॉ ऑफ टोनेंस, लॉ ऑफ पोनेंस में से कोई सा भी नहीं लगेगा। कोई और सा रूल लगा के देख लीजिए आप, नहीं लग पाएगा, कोई भी रूल नहीं लग पाएगा यहाँ। तो जस्ट हमें इससे ही चेक करना है कि क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। ठीक है, अगर कोई पर्सन हैप्पी है तो वो स्माइल कर रहा है। ठीक है, बीइंग हैप्पी पर्सन स्माइल, गुड। ठीक है, कि अगर मैं हैप्पी हूँ तो मैं स्माइल कर रही हूँ, कि अगर मैं हैप्पी हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, स्माइल कर रही हूँ। ठीक है, गुड। बट अगर कोई पर्सन स्माइल कर रहा है, अगर कोई पर्सन स्माइल कर रहा है तो वो ज़रूरी है वो हैप्पी हो? नहीं, कुछ तो मुझे तो नहीं लगता कि ज़रूरी है कि वो हैप्पी हो। अगर कोई पर्सन स्माइल कर रहा, हो सकता है कि वो स्माइल फ़ोटो के लिए कर रहा हो, कोई फ़ोटो वगैरह ले रहा हो उसका, तो वो स्माइल कर रहा हो, शायद वो अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो। तो कहीं पे भी ये आर्ग्यूमेंट हमारा ये नहीं कह रहा है कि अगर कोई पर्सन स्माइल कर रहा है तो वो हैप्पी होगा। ये तो कह रहा है कि हैप्पी होगा तो स्माइल करेगा, बट स्माइल करेगा तो हैप्पी होगा, कहीं पे भी नहीं कह रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये मेरा आर्ग्यूमेंट है ये इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि इसमें जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मेरे जो स्टेटमेंट्स है वो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है उनके बीच में। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। तो यहाँ आपको ये सब लिखना है कि ये बता रहा है कि हैप्पीनेस तो लीड कर रही है स्माइल को बस, बट स्माइल कैन नॉट लीड हैप्पीनेस। तो इसलिए ये हमारा आर्ग्यूमेंट क्या है, इनवैलिड है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा वैलिडिटी के लिए चेक या आपको चेक करने के लिए आएगा तो हमेशा वो ट्रू ही होगा या हमेशा वो वैलिड होगा, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई वो वैलिड है या नहीं है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन AQ 2021-22 और 24-25 लगातार 2 बार ये हमारे AQ में सेम क्वेश्चन पूछा गया, बट एलेक्स की जगह कभी कुछ और नेम कर देते हैं, बट क्वेश्चन जो था बिल्कुल सेम था, जो प्रीमाइसेस गिवन थे वो बिल्कुल सेम थे। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है इस यूनिट से। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन कहता क्या है कि जस्टिफाई द फॉलोइंग प्रीमाइसेस आर इनकंसिस्टेंट। आपको जस्टिफाई करना है कि जो प्रीमाइसेस है ये इनकंसिस्टेंट है। अब सबसे पहले आपको इनकंसिस्टेंट का मतलब क्लियर होना चाहिए कि भाई इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है। इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो एक टाइम पे 2 रिजल्ट दे रहे हैं, दोनों अपोजिट रिजल्ट कह रही हैं। कि एक टाइम पे बोल रहे हैं कि हाँ वो बात सही है, और एक ही टाइम पे कोई पर्सन बोल रहा है कि वो बात गलत है। तो इसका मतलब क्या है कि हम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, एक स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि वो बात सही है, दूसरे स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि वो बात गलत है। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इनकंसिस्टेंसी, कि जो हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है, यानी स्टेटमेंट एग्री नहीं कर रही हैं, एग्री नहीं कर रही हैं तो वो अपोजिट रिजल्ट दे रही है, अपोजिट रिजल्ट दे रही है एक ही टाइम पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी। क्लियर है? इनकंसिस्टेंट का मतलब आपको समझ आया? तो आपको ये 4 स्टेटमेंट देखनी है, और इन 4 स्टेटमेंट को पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगी भाई इसमें इनकंसिस्टेंसी कहाँ है। क्लियर है? अब हम इसको पढ़ते हैं। इफ़ एलेक्स मिसेज मैनी क्लासेस थ्रू इलनेस देन ही फेल हाई स्कूल। अगर एलेक्स जो है तबीयत ख़राब की वजह से वो क्लासेस नहीं लेती है तो वो फेल हो जाएगी। ठीक है, सही बात है कि अगर कोई क्लासेस नहीं लेगा तो वो पढ़ेगा नहीं तो वो फेल हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट ये कहते हैं इफ़ एलेक्स फेल हाई स्कूल दैट ही इज़ अनएजुकेटेड। अगर वो फेल हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि वो अनएजुकेटेड रह जाएगी। भाई अगर वो फेल हो गई है तो हम उसको मानेंगे कि वो पढ़ी हुई नहीं है, अनएजुकेटेड है। क्लियर है? स्टेटमेंट ये कह रहा है। देन स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ़ एलेक्स रीड अ लॉट ऑफ बुक्स देन ही इज़ अनएजुकेटेड। एलेक्स क्या करे, बहुत सारी बुक्स पढ़ रही है तो वो अनएजुकेटेड है। देन एलेक्स मिसेस मैनी क्लासेस थ्रू इलनेस। एलेक्स क्या है, बहुत सारी क्लासेस अगर मिस करती है तो वो बहुत सारी बुक्स पढ़ती है, घर बैठ के अपने घर पे अच्छे से पढ़ाई करती है। क्लियर है? ये 4 स्टेटमेंट गिवन है। एक बार और आप खुद से पढ़ो वीडियो को पॉज करके कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, अब स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। मुझे 4th स्टेटमेंट मैंने सबसे पहले लिया। मुझे 4th स्टेटमेंट से 2 चीज़ें समझ आई कि एलेक्स अगर मिस करती है क्लासेस
ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट इसमें क्या है कि वो बहुत सारी बुक्स को रीड करती है, यही तो बोल रहा है कि एलेक्स ने बहुत सारी क्लासेस मिस करी इलनेस की वजह से और उसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी। स्टेटमेंट 4 आप पढ़ सकते हो, वो यही कह रहा है। क्लियर है। देन तो इसका मतलब क्या है, व्हाट हैपन, अब इसकी वजह से क्या हुआ, इस स्टेटमेंट की वजह से इसका मतलब कि ये है कि अगर जो एलेक्स है वो बहुत सारी क्लासेस यानी मिस करेगी क्लासेस को, तो वो फेल हो जाएगी, और अगर वो फेल हो जाएगी तो वो अनएजुकेटेड रह जाएगी, क्योंकि ये हमारा स्टेटमेंट खुद कह रहा है। स्टेटमेंट 2 था ना, वो स्टेटमेंट 2 आप पढ़ोगे तो वो यही कह रहा है कि एलेक्स अगर फेल हो गई तो वो अनएजुकेटेड है। ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट से मुझे पहले ये पता चला कि एलेक्स क्या है, उसने जो मिस करी क्लासेस को उसने मिस किया, तो वो क्या हो गई, फेल हो गई, और अगर वो फेल हो जाती है तो वो अनएजुकेटेड रह जाती है। तो मेरे पास कंक्लूजन क्या है कि भाई एलेक्स जो है वो मेरी अनएजुकेटेड रह गई है। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट वो जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट या थर्ड स्टेटमेंट थी, वो उसमें बोलते हैं कि वो बहुत सारी बुक्स पढ़ रही है। अगर वो अनएजुकेटेड है तो वो बुक्स कैसे पढ़ रही है? कोई अनएजुकेटेड पर्सन जिसको पढ़ाई ना आती हो, पढ़ना ना आता हो, तो वो कैसे बुक्स को रीड कर सकता है? वो नहीं पढ़ सकता। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो बहुत सारी बुक्स को रीड कर रही है तो मेरे हिसाब से तो भाई वो अनएजुकेटेड नहीं है, वो एजुकेटेड है। बट यहाँ क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। अब आप समझ पा रहे हो कि भाई कुछ स्टेटमेंट्स की कंक्लूजन ये कह रहा है कि वो अनएजुकेटेड है, और दूसरा कंक्लूजन मेरा क्या कह रहा है कि वो एजुकेटेड है। क्यों? क्योंकि वो बुक्स पढ़ रही है। अगर वो बुक्स पढ़ रही है तो भाई वो तो एजुकेटेड हुई ना। और वो कह रहा है कि अगर वो क्लासेस को मिस कर रही है तो फेल हो गई है, फेल हो गई है तो वो अनएजुकेटेड हो गई है। ये क्या तरीका हुआ कि भाई वो एजुकेटेड भी हो गई और अनएजुकेटेड भी हो गई? तो इसका मतलब क्या है कि सेम टाइम पे हमारी जो स्टेटमेंट है वो एग्री नहीं कर रही है और डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट दे रही है, यानी अपोजिट रिजल्ट दे रही है। अपोजिट ही तो है, एलेक्स को एक अनएजुकेटेड बता रहा है, एक एलेक्स को एजुकेटेड बता रहा है। तो इस टाइम इनके बीच में क्या है, इनकंसिस्टेंसी है। दोनों एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते। हम या तो वो अनएजुकेटेड रहेगी या एजुकेटेड रहेगी। क्लियर है। तो एलेक्स इन अनएजुकेटेड एंड एलेक्स इज नॉट एजुकेटेड, या एलेक्स इज एजुकेटेड, ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। क्लियर है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये बोथ स्टेटमेंट एक साथ ट्रू नहीं हो सकती, तो इनके बीच में क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट है। अब आपको जस्टिफाई करना तो प्रॉपर आप ही सॉल्यूशन दोगे कि भाई हमने ये स्टेटमेंट लिया, इसको पढ़ के हमें ये समझ आया, इसका कंक्लूजन ये आया। फिर हमने बुक्स वाला पढ़ा तो उससे हमें ये समझ आया कि भाई ये बुक्स पढ़ रही है तो कैसे अनएजुकेटेड होगी, बुक्स पढ़ रही है तो एजुकेटेड है। क्लियर है। आई होप आपको समझ आ गया। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मतलब डिफिकल्ट नहीं था, बट थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की बात थी कि अगर आपने कर रखा होगा तो आप बहुत इजीली इसको कर दोगे। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका EKT 2021-22 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या था, आपको कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट गिवन थे, उसका कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव आपको निकालना था। ठीक है। क्या है, इफ़ इट इज़ रेन देन आई विल बी स्टे एट होम। सिंपल है। दो इसमें स्टेटमेंट है, पूरे सेंटेंस में दो स्टेटमेंट है। इट्स रेनिंग, जो हमारा सिंबल P है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट रेन्स, और क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है आई विल स्टे एट होम, क्योंकि दूसरे स्टेटमेंट हमारे यही है। अब इसमें कन्वर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव और इनवर्स निकालना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि होता क्या है। अगर आपका P इम्प्लाइज Q है तो उसका कन्वर्स क्या होगा, Q इम्प्लाइज P। जस्ट आप ऐसे कर दो, उल्टा कर दो, पोजीशन चेंज कर दो। इनवर्स क्या होगा, आप दोनों जगह नॉट लगा दो। P इम्प्लाइज Q है तो उसका इनवर्स क्या होगा, नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q। क्लियर है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा कि P इम्प्लाइज Q है तो नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, और कन्वर्स। ठीक है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, यही तीन थी, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो जस्ट कन्वर्स क्या होता है, P इम्प्लाइज Q तो Q इम्प्लाइज P। तो Q इम्प्लाइज P क्या है, इफ आई विल स्टे एट होम देन इट्स रेन, क्योंकि Q हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आई विल स्टे एट होम, और P इट्स रेन्स। क्लियर है। तो जस्ट आप इसमें वैल्यू रख दो, सिंपल। इनवर्स में नॉट लगा दो, इफ इट इज नॉट रेनिंग देन आई विल नॉट स्टे एट होम। कॉन्ट्रापॉजिटिव में क्या लगा, तो नॉट भी लगा दो और उसको अपोजिट भी कर दो। इफ आई डो नॉट स्टे एट होम देन इट डजंट रेन। क्लियर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन था ये। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका EKT 2022-23 में पूछा गया था। सेम ही क्वेश्चन था, स्टेटमेंट गिवन थी, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव ही पूछा था इसमें। क्लियर है। तो x + 5 = 8 एंड x = 3, दो
आपको इक्वेशन दो आपको गिवन था, तो हमने क्या करा, x+5 रिप्रेजेंट करा है हमारा सिंबल p एंड x=3 हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है q। क्लियर है? तो कन्वर्स का मतलब क्या, अगर p इम्प्लाइज q है तो q इम्प्लाइज p होगा हमारा कन्वर्स। क्लियर है? तो q क्या है हमारा, x=3 देन x+5=8। क्लियर है? अगर x 3 होगा तो x+5 क्या होगा मेरा 8 होगा। ठीक है? इनवर्स का मतलब है नॉट p इम्प्लाइज नॉट q। क्लियर है? इफ x+5 डज नॉट इक्वल टू 8 देन x डज नॉट इक्वल टू 3। नॉट में आप क्या लगा दो, इक्वल की जगह नॉट इक्वल लगा दो। क्लियर है? और काउंटर पॉजिटिव में क्या करोगे, जस्ट आप नॉट q इम्प्लाइज नॉट p, तो नॉट q क्या है, x डज नॉट इक्वल टू 3 देन x+5 डज नॉट इक्वल टू 8। क्लियर है? तो बहुत ईजी है। बट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका AKT 2022 से इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या था, शो करना था आपको कि ये हमारा जो इक्वेशन आपको ये प्रपोजिशन गिवन है ये क्या है, इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। वही मुझे समझ आता है कि इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंसी का मतलब यही होता है। ठीक है? तो P बाई डायरेक्शनल Q एंड P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन नॉट P कंजंक्शन नॉट Q। क्लियर है? ये आपको बताना था कि आपको इसकी इक्विवेलेंसी को शो करना था। तो इक्विवेलेंसी का सबसे बेस्ट है कि आप क्या करो, ट्रूथ टेबल की जो हमारा ट्रूथ टेबल का पूरा वो होता है उस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करो। या आपको पता भी होगा कि हम इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले P लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो P T F F T F T F ये तो आपको पता है। तो P बाई डायरेक्शनल Q का आउटपुट आपको पता होना चाहिए। P बाई डायरेक्शनल Q का मतलब क्या है कि जब मेरे दोनों ट्रू होंगे और जब मेरे दोनों फॉल्स होंगे तभी मैं ट्रू मेरा आउटपुट आएगा। यानी जब P और Q की दोनों की वैल्यू सेम होंगी तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो जहाँ TT और FF आएगा वहाँ मेरा क्या आएगा, TT, और TF और FT का आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स फॉल्स। क्लियर है? अब मेरा आउटपुट ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके। अब मुझे राइट हैंड साइड को सॉल्व करना और चेक करना है क्या मेरा आउटपुट यही आता है। क्लियर है? तो सबसे पहले P कंजंक्शन Q, कंजंक्शन यानी एंड। एंड का मतलब क्या होता है हमारा, एंड का मतलब क्या होता है हमारा मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में आपका आउटपुट कब आएगा, 1, जब दोनों की वैल्यू 1 होगी। यानी जब P और Q दोनों की वैल्यू ट्रू ट्रू होगी तो ही मैं ट्रू दूंगा, अदरवाइज फॉल्स दूंगा। क्लियर है? आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो सबसे पहले मैंने P एंड Q फाइंड आउट कर लिया। तो क्या, जब मेरा दोनों ट्रू होगा तभी मेरा ट्रू आएगा। फिर नॉट P एंड नॉट Q फाइंड कर लिया। नॉट P जस्ट इसका अपोजिट, नॉट Q जस्ट इसका अपोजिट। नॉट P एंड नॉट Q मैंने फाइंड आउट कर लिया और मैंने इसको बोल दिया S। R और S का मैंने क्या कर लिया, फिर एंड कर लिया। एंड में क्या होता है कि अगर मेरी कोई भी एक वैल्यू ट्रू है तो मेरा ट्रू आ जाता है। तो जब आप आउटपुट देखोगे तो T F F T ये आपका सेम आएगा। इसका मतलब क्या है कि LHS आपका किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। तो हैंस ये जो हमारे प्रपोजिशंस है ये हमारे क्या है, इक्विवेलेंट है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका AKT 2022 से इसमें पूछा गया था। आपको इसकी वैलिडिटी को प्रूफ करना था। इसका मतलब ये वैलिड है ऑलरेडी, बट आपको क्या करना, बट आपको बस इसको प्रूफ करके दिखाना है। क्लियर है? तो वैलिडिटी को प्रूफ करने के लिए हमारे पास लॉ ऑफ इन्फरेंस है, उसकी हेल्प लेंगे। बहुत ईजी। क्लियर है? इफ मैरी रन्स फॉर ऑफिस शी विल बी इलेक्टेड। क्लियर है? मैरी रन्स ऑफिस शी विल बी इलेक्टेड। इफ मैरी अटेंड द मीटिंग शी विल रन फॉर ऑफिस। आइदर मैरी विल अटेंड द मीटिंग और शी विल गो टू इंडिया। बट पूरा प्रॉपर गिवन है, बट मैरी कैन नॉट गो टू इंडिया। 10 जो आपको लास्ट में गिवन है ये कंक्लूजन है। देयरफॉर के बारे में, देयरफॉर के बाद गिवन है कि मैरी विल बी इलेक्टेड। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जस्ट स्टेटमेंट पढ़नी है और उनको एक सिंबल असाइन करना है। तो सबसे पहले, अब तो आप ये कर सकते हो ना, बट मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो सिंबल है वो मेरे रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैरी इट अटेंड द मीटिंग। आर रिप्रेजेंट कर रहा है मैरी रन फॉर ऑफिस, क्योंकि मैंने जब मैंने पढ़ा पूरा आर्ग्यूमेंट तो मुझे 4 ऐसे सेंटेंस दिखे जो पूरे इसमें यूज हो रहे हैं। तो जस्ट मैंने चारों सेंटेंस को लिया और उनको सिंबल असाइन कर दिया। अब एक एक हाइपोथेसिस ले रहा, जो प्रीमाइसिस जिसको हम बोलते हैं। पहला प्रीमाइसिस क्या है, इफ मैरी रन्स फॉर ऑफिस शी विल बी इलेक्टेड। तो मैरी रन फॉर ऑफिस क्या, कौन सा अल्फाबेट हमारा, कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है, आर। देन शी विल बी इलेक्टेड, अगर ये ऐसे करेगी तो वो इलेक्ट होगी, तो इलेक्ट यानी ई। ठीक है? नेक्स्ट हाइपोथेसिस है, इफ मैरी अटेंड द मीटिंग शी विल रन फॉर ऑफिस। ऐसा होगा तो ऐसा होगा, इसका मतलब देन की बात हो रही है। तो ये इफ मैरी अटेंड द मीटिंग, कौन सा अल्फाबेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ए। शी विल रन फॉर ऑफिस, आर। क्लियर है? आइदर मैरी अटेंड द मीटिंग और शी गोज टू इंडिया,
और यानी और की बात हो रही है तो जस्ट आप और का मतलब डिसजंक्शन और की बात हो रही है तो और का साइन लगाओ और दोनों जो भी स्टेटमेंट है उनके सिंबल्स को लिख दो। नेक्स्ट, मैरी कैन नॉट गो टू इंडिया। ए रिप्रेजेंट करा है कि मैरी इंडिया गई, नॉट ए रिप्रेजेंट कर सॉरी आई रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैरी गोज टू इंडिया, बट मैरी कैन नॉट गो टू इंडिया तो नॉट आई। क्लियर है। अब आपको सिंपल क्या करना है, ये जो चारों आपने ट्रांसलेट किए इनके हेल्प से आपको चेकआउट करना है कि आप कौन से लॉ ऑफ इन्फ्रेंस की हेल्प से इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देन मुझे समझ आया कि अगर मैं नॉट आई और ए और आई को यूज़ करूँगी तो मैं डिसजंक्शन सैरोलिज्म की हेल्प से इसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ। तो डिसजंक्शन सैरोलिज्म मेरा क्या कहता है, डिसजंक्शन सैरोलिज्म मेरा ये कहता है कि पी डिसजंक्शन क्यू और नॉट पी होगा तो मेरा क्या आएगा, क्यू मेरा आउटपुट आएगा। क्लियर है, क्यू आएगा। तो क्यू क्या है यहाँ मेरा, क्यू क्या है यहाँ मेरा आई है, वो सॉरी क्यू क्या है मेरा ए। देखो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ क्यू क्या है मेरा ए। देखो यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। डिसजंक्शन सैल्युलिज्म पहले क्या कहता है कि पी डिसजंक्शन क्यू और नॉट पी होगा तो मेरा क्यू होगा। क्लियर है। अब हमारा क्या है कि क्या है ए एंड आई देन नॉट आई, तो मेरा क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा मेरा आउटपुट आएगा क्यू। क्यू क्या है मेरा यहाँ, क्यू क्या है मेरा यहाँ ए। समझ आया मेरा, यहाँ आप कंफ्यूजन नहीं होना कि क्योंकि पी और नॉट पी मेरे ये थोड़ा मतलब इनका सीक्वेंसिंग गलत हो रही है। ऐसे लिखना आई और ए और नॉट आई। अगर मैं ऐसे लिखूंगी तो आप समझ पाओगे कि पी और नॉट पी और ये जो क्यू है ये मेरा क्या आ गया, आउटपुट में आ गया ए। क्लियर है। देन ये जो मेरा पहला से फर्स्ट वाले का आउटपुट आया वो मैंने यूज़ करा और ए इम्प्लाइज आर, यानी ये दोनों वैल्यू मेरी लेफ्ट साइड की सेम हो गई तो मॉडस पोनेंस की हेल्प से मेरा आर आ गया। देन मैंने क्या किया, इसको आर को जो इसका आउटपुट है आर को यूज़ किया और आर इम्प्लाइज ई को यूज़ किया। देन मेरा ई आ गया सिंपल मॉडस पोनेंस की हेल्प से। तो आप जब चेक करोगे तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो मेरा क्या आएगा, ई आएगा। ये आपको समझ आया कि ये आर है तो आर इम्प्लाइज ई, कौन सा लग गया आपका, मॉडस पोनेंस। तो जस्ट आपका ई आपका आउटपुट आ गया। क्लियर है। तो ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ई आप रिप्रेजेंट देखोगे तो मैरी विल बी इलेक्टेड। और आपको कंक्लूजन में क्या दिखाना था, यही तो दिखाना था कि मैरी हमारी इलेक्ट हो गई है। तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया। इसका मतलब क्या है, हमने प्रूफ कर दिया है। यहाँ आपको प्रूफ करना तो चेक वेक नहीं करना, जस्ट आपको प्रूफ करना। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन में वैलिड तो है ही बट आपको प्रूफ करके दिखाना है। क्लियर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ हमारी यूनिट 3 कंप्लीट होती है। यूनिट 3 के जितने भी पिछले 4 साल के PYQs हैं मैंने आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करा दिए और इस यूनिट से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियोस में आपने सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई क्वेश्चन यूनिट 3 से बन सकता है। और ये यूनिट काफ़ी स्कोरिंग यूनिट है क्योंकि यहाँ कोई ऐसा आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है बट आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करनी है। और मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि लॉ ऑफ इन्फरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करने पड़ेंगे और बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि इधर उधर ऐसे आपने याद कर लिया, काफ़ी अच्छे से आपको याद करने पड़ेंगे। और मैंने आपको 3 बताए हैं, सिंप्लीफिकेशन रूल, मॉडस पोनेंस एंड मॉडस टॉलेंस। एक बार और बता देती हूँ। मॉडस टॉलेंस क्या कहता है, मॉडस टॉलेंस क्या कहता है कि नॉट क्यू पी इम्प्लाइज क्यू, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, नॉट पी। इसका मतलब क्या है कि जो मेरे राइट साइड है वो सेम है, एक में नेगेशन है एक में नॉट नेगेशन है, तो मेरा क्या आएगा, आउटपुट में पी आएगा वो भी नेगेशन के साथ। क्लियर है। एक क्या कहता है कि पी इम्प्लाइज क्यू, तो मेरा जस्ट क्यू आ जाएगी। तो बहुत ईजी है। मॉडस पोनेंस क्या कहता है कि अगर मेरी लेफ्ट साइड सेम है तो जो राइट साइड में होगा वो मेरा आउटपुट में आ जाएगा। ये दोनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन रूल और इसमें डिसजंक्शन सैलोलिज्म का यूज़ हुआ है। तो ये आप 11 में से अगर आप 5-6 भी याद कर लोगे ना तो आपका काम बन जाएगा। और जो मैंने आपको बताया वो तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। क्लियर है। तो अगर अभी तक आपने यूनिट 1 और यूनिट 2 को कंप्लीट नहीं देखा तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उनको कंप्लीट देखिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाइए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए क्योंकि नोट्स आपको वहीं अवेलेबल होंगे। क्लियर है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।